नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी के कोर्स में, जहां पर हम भूगोल की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। और ये इस सीरीज का चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने दूसरी इकाई को पढ़ना शुरू किया था, यूनिट 2 को पढ़ना शुरू किया था। और दूसरी इकाई का नाम हमने दिया था ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड द अर्थ। और उसका जो पहला अध्याय है, भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, वो हमने डिस्कस किया था। और कल की क्लास में हमने चर्चा की थी कि भूगोल क्या होता है, भूगोल की अलग अलग शाखाएं क्या होती हैं, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बहुत ही बेसिक चर्चा हमने की थी। विषय को हमने समझा था कि विषय, सब्जेक्ट आखिरकार क्या है। आज से हमारी यूनिट का हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। और दूसरे अध्याय का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। और दोस्तों, ये छठवीं क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी का पहला अध्याय है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है C6C1। तो बेसिकली आज से हमें सौरमंडल, आकाशगंगा, तारे, ब्रह्मांड, इन सभी के बारे में पढ़ना शुरू करना है। आज से हमें उस अनंत सी यात्रा को शुरू करना है जिसका जवाब अब तक हम बहुत डेफिनेट तरीके से नहीं ढूंढ पाए हैं। यूनिवर्स को आगे बढ़ाने से पहले एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है यूनिवर्स के बारे में। आपको पता है, जितनी भी बातें आज हम पढ़ेंगे उसमें से 98% बातें वो हैं जो बस हमारा एक अनुमान है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है रिसर्च करके, और जो भी डेटा उन्हें यूनिवर्स से मिलता है। और आप देखते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ नए तथ्य यूनिवर्स में जुड़ जाते हैं। पहले अभी हाल ही की एक घटना अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी तक सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट जुपिटर के सैटर्न के पास हुआ करते थे, शनि के पास हुआ करते थे। पर हाल ही में पता पड़ा कि जो जुपिटर है उसके 12 अन्य उपग्रह भी है। देयर आर 12 अदर मून ऑफ जुपिटर। तो अब जुपिटर के सबसे ज्यादा उपग्रह है। प्लूटो के बारे में हमें बहुत सारी बातें बाद में पता चली। तो ब्रह्मांड के बारे में सबसे अच्छी बात यही है कि सच में एक बात कही जाती है ना कि ब्रह्मांड अनंत है, यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, वो सच है। तो उसके बारे में ज्ञान अभी बहुत सीमित है। तो जितनी भी बातें हम करते हैं वो बस हमारी एक थ्योरी है, एक थ्योरी है जो बताती है कि शायद ये चीज़ें ऐसी हैं, शायद इसमें ऐसा है। और ये सारी बातें हमें डेटा से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी रेडिएशन होता है पूरे यूनिवर्स में, उसी रेडिएशन को देख कर, उसी रेडिएशन को ऑब्जर्व करके हम सारी बातों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो कुछ भी हम जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, तो टोटल हमें 10 टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारी बेसिक्स और फंडामेंटल क्लियर करता है ये चैप्टर। सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सामान्य परिचय में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है और ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कहाँ पर है, व्हाट इज यूनिवर्स। और इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी कहाँ पर आती है। फिर हम चर्चा करेंगे आकाशगंगा की, गैलेक्सी की। आकाशगंगा, आपको पता है इसे आकाशगंगा नाम क्यों दिया गया। कहा जाता था प्राचीन भारत में आकाशगंगा को जब देखा गया तो ऐसा लगा कि आकाश में एक दूध की नदी बह रही है, तो इसीलिए उसको नाम दे दिया आकाश गंगा। क्योंकि भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा। तो देखा कि आकाश में प्रकाश की एक नदी बह रही है, स्काई में लाइट की एक रिवर फ्लो कर रही है, तो उसे नाम दिया गया आकाश गंगा। इसके बाद हम तारों के बारे में पढ़ेंगे, हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम तारा मंडल, कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सूर्य,
सन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा तारा है, जो हमारा स्टार है। सूर्य को पढ़ने के बाद हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक ग्रह के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों हम ग्रह और उपग्रह के अंतर को समझेंगे, ठीक है। प्लैनेट और जो नेचुरल सैटेलाइट होती है या मैन मेड सैटेलाइट होती है, इनके अंतर को समझेंगे। फिर हम पृथ्वी अर्थ की चर्चा करेंगे, क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे और उल्कापिंड की बात करेंगे। ओके, पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों साथ में यहाँ पर हमने रखा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा अल्टीमेटली पृथ्वी का ही उपग्रह है। मून इज अल्टीमेटली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये सारी बातों को हमें इस अध्याय में पढ़ना है। इतने टॉपिक हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपके दिमाग में स्पष्ट होती जा रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और पहले टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, जो है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। पहले समझते हैं कि सर आखिरकार ब्रह्मांड का अर्थ क्या है, सर आखिरकार यूनिवर्स का मतलब क्या होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, यूनिवर्स की इस परिभाषा इसी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दी गई है कि दुनिया में सब कुछ, इसको समझे पहले एक बेसिक आइडिया, इस पूरी की पूरी दुनिया में सब कुछ ब्रह्मांड कहलाता है। मतलब एक सबसे छोटा अणु, सबसे छोटा पार्टिकल, इस छोटे पार्टिकल से लेकर के बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं, आकाश गंगाओं का मतलब होता है बहुत सारे तारों का समूह, ये सब कुछ ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड की परिभाषा ही ऐसे दी जाती है कि सूक्ष्मतम कणों से लेकर के बृहद आकाश गंगाओं तक के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। यूनिवर्स इज द sum of all tiny particle to all subatomic particle to giant galaxy, यही इसकी परिभाषा है। तो सब कुछ यूनिवर्स में आता है। हमारे यहाँ पर जो छोटा सा एक धूल का कण होता है वो भी यूनिवर्स का हिस्सा है, तारा वो भी यूनिवर्स का हिस्सा है, बहुत सारे तारों का समूह वो भी यूनिवर्स का हिस्सा है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि सर अर्थ के कंटेक्स्ट में इसका मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आती है पृथ्वी, हमारी अर्थ की बात करते हैं। तो हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, हमारी पृथ्वी एक प्लेनेट है। प्लेनेट का मतलब होता है एक ऐसा पिंड जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। अभी हम डिस्कस करेंगे। प्लेनेट का मतलब होता है एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास अपना खुद का सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी नहीं होती, हम डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य, सन क्या है, सन एक स्टार है। तो ग्रह मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों, बहुत सारे ग्रह जब तारे के आसपास घूमते हैं तो इसे कहा जाता है सौर मंडल। इसे क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है, इसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। और दोस्तों जब बहुत सारे तारे आपस में इकट्ठे हो जाएं तो तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार को हम गैलेक्सी कहते हैं। जब बहुत सारी आकाश गंगाएं इकट्ठी हो जाएं तो उसे लोकल ग्रुप कहा जाता है, लोकल ग्रुप कहा जाता है। और जब बहुत सारे लोकल ग्रुप इकट्ठे हो जाएं तो इसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। और बहुत सारे सुपर क्लस्टर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप ब्रह्मांड के सबसे अंतिम कोने से पृथ्वी को देखेंगे तो पहले आपको बहुत सारे लोकल ग्रुप का समूह दिखाई देगा जिसे सुपर क्लस्टर कहा जाएगा। फिर आपको बहुत सारी आकाश गंगाओं का समूह दिखाई देगा जिसे लोकल ग्रुप कहा जाएगा। फिर आपको बहुत सारे तारों का समूह दिखाई देगा जिसे आकाश गंगा कहा जाएगा। फिर आपको तारे और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह दिखाई देंगे जिसे सौर मंडल कहा जाएगा।
और अंत में उसी सौरमंडल में एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, जहां पर मानव प्रजाति के लिए और भी दूसरी प्रजातियों के लिए जीवन संभव है, लाइफ पॉसिबल है। तो अगर एक चित्र के द्वारा हम आपको ब्रह्मांड समझाएं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो ब्रह्मांड में कहा जाता है कि 100 बिलियन गैलेक्सीज है। 100 बिलियन गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी में दोस्तों 100 बिलियन स्टार होते हैं, और 100 बिलियन स्टार के बहुत सारे प्लैनेट होते हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते यूनिवर्स उतना बड़ा है। और यूनिवर्स के बारे में एक मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ और समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी अर्थ किसका हिस्सा है? सोलर सिस्टम का हिस्सा है, मतलब ये स्टार। बहुत सारे तारे मिलकर के क्या बनाते हैं? आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, तो हमें हर एक आकाशगंगा को नाम देना पड़ेगा। तो हमारी आकाशगंगा को नाम दिया गया है मिल्की वे। बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर के लोकल ग्रुप का निर्माण करती हैं। बहुत सारे लोकल ग्रुप मिलकर के सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं, और तब उस यूनिवर्स, वो यूनिवर्स हमें दिखता है जिसे हम देख सकते हैं। यूनिवर्स का बहुत बड़ा हिस्सा हम देख भी नहीं सकते, जो ऑब्जर्व हम कर सकते हैं वो यूनिवर्स हमें दिखाई देता है। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जनरली एग्जाम में क्या करते हैं, वो आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि इनको ऑर्डर से जमाओ। तो सबसे पहले अर्थ। अर्थ जिस सूरज के चक्कर लगा रहा है, उसको जिस तारे के चक्कर लगा रहा है, उसे सन कहा जाता है। अर्थ और दूसरे ग्रहों को जो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, उसे सौरमंडल कहा जाता है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर के लोकल ग्रुप बनाती हैं, बहुत सारे लोकल ग्रुप मिलकर के सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और बहुत सारे सुपर क्लस्टर मिलकर के यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक मेरी बात बड़ी स्पष्ट होगी कि अगर हम पृथ्वी से यूनिवर्स के आखिरी कोने तक पहुंचना चाहें तो हमें कितने स्टेजेस पर चलना होगा। ठीक है सर, ये समझ में आया। आपने पहली बात जो बताई, आपने ब्रह्मांड की परिभाषा बताई और कहा कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के वृहद आकाश गंगाओं तक सब कुछ ब्रह्मांड कहलाता है। एवरीथिंग इज यूनिवर्स। क्लियर है सर। अब दूसरी बात समझिए, जो मैं आपको अलग से एक पॉइंट दे रहा हूं, ध्यान देंगे इस बारे में। पहले नंबर तो हमने परिभाषा पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली। अब दूसरी बात दोस्तों, ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। इसकी चर्चा हमने कल भी की थी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी, ज्योग्राफी, कॉस्मोलॉजी, ये सारे अलग अलग शब्द आपको सुनने मिलेंगे। तो बस एक फैक्ट के रूप में याद रखेंगे, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज द कॉस्मोलॉजी। अब तीसरी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यूनिवर्स के बारे में आप सुनिए दोस्तों, कि यूनिवर्स जो है इसका लगातार विस्तार हो रहा है। इट इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। ध्यान देंगे इस बात पर, यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। इस बात का क्या मतलब है, समझते हैं इस बात को। देखिए, मान लीजिए कि आज आप सुबह उठे, आपने देखा, एग्जाम्पल के लिए आप यहां खड़े हुए थे, आपने देखा कि ब्रह्मांड आज यहां तक फैला हुआ है। आप कल उठे, आपको ब्रह्मांड अब यहां दिखाई देगा। आप परसों उठे, आपको ब्रह्मांड यहां दिखाई देगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है? यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। सर, इस बात का पता कैसे चला? तो इस बात का पता एडविन हबल नाम के एक व्यक्ति ने लगाया। एडविन हबल, जिनके नाम पर हबल टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। एडविन हबल ने देखा कि जो आकाश गंगा है, अब बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी गैलेक्सी हैं, तो उन्होंने देखा कि अधिकांश जो आकाश गंगाएं हैं वो लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब जब पूरे की पूरी आकाश गंगाएं ही एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसका मतलब ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स का
कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात जो एडविन हबल ने पता लगाई कि यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, इसीलिए ये अनंत है। हम इसकी सीमाओं का निर्धारण नहीं कर सकते, हम इसे बाउंड्री में बाउंड नहीं कर सकते। ये एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है। फिर ये कहा गया अगला तथ्य कि ब्रह्मांड में जो कुछ है उसे क्या नाम दिया जाए। मतलब ठीक है, आपने नाम दे दिया, एक को ग्रह नाम दे दिया, उपग्रह नाम दे दिया, क्षुद्र ग्रह नाम दे दिया, पर अगर मुझे एक शब्द में समझाना है तो मैं क्या कहूंगा? तो एक नाम दिया गया है हर चीज के लिए, इसे कहा गया है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, इंग्लिश में इसे कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडी। देखिए, खगोलीय पिंड का अर्थ बड़ा साफ है। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस तरह से एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और वो कहाँ देख रहा है? वो आसमान की ओर देख रहा है। तो आसमान में जितनी भी चीजें हैं, अब नॉट एरोप्लेन, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, उन सभी को हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे, उन सभी को हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं चंद्रमा क्या है, आप कहोगे सर आसमान से दिखाई देता है, बहुत चमकदार सा है, तो एक खगोलीय पिंड है। मैं आपसे कहूं सूरज क्या है, आप कहोगे सर ये भी एक खगोलीय पिंड है। मैं कहूं कि अगर एक टुकड़ा पृथ्वी की तरफ आ रहा है, कोई भी टुकड़ा पत्थर का, तो वो क्या है? सर ये भी सेलेस्टियल बॉडी कहलाएगी। जुपिटर क्या है? सर ग्रह तो है लेकिन एक सेलेस्टियल बॉडी है। एक और आकाशगंगा है जिसे एंड्रोमेडा कहा जाता है, वो क्या है? सर वो भी एक खगोलीय पिंड है। बेसिक बात आपको यह याद रखनी है कि अगर आप पृथ्वी पर खड़े हुए हैं तो जो कुछ भी आसमान में आपको दिखाई देगा, प्राकृतिक चीजें, वो सारी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाएंगी, वो सारी चीजें सेलेस्टियल बॉडी कहलाती हैं। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। चलिए, तो अभी हमने सामान्य परिचय डिस्कस किया, हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा ब्रह्मांड के बारे में। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि सर यूनिवर्स सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के महाकाय आकाश गंगाओं तक का सम्मिलित स्वरूप है। सिमेट्रिकल पैटर्न फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू जाइंट गैलेक्सी। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी का मतलब है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड इज द सेलेस्टियल बॉडी। ये जो पिक्चर आप यहां देख रहे हैं ना, ये एक आकाश गंगा की फोटो है, एक गैलेक्सी है, ठीक है। और गैलेक्सी का अर्थ क्या है? अब हम ये समझना शुरू करते हैं कि आखिरकार आकाश गंगा का अर्थ क्या होता है। समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। अगला टॉपिक ही हमारा अब आकाश गंगा है। तो आकाश गंगा की परिभाषा बड़ी आसान है। आकाश गंगा की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। अ गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड, डस्ट एंड गैसेस। तो हमने अभी यही डिस्कस किया था। अब इसको एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सर हमें यह समझ में आया कि गैलेक्सी का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं। तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। सर ग्रुप ऑफ स्टार को हम आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। लेकिन इसमें तारों के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे तारों के अलावा इसमें बादल, बादल और धूल के कण होते हैं, क्लाउड और डस्ट पार्टिकल होते हैं। इन्हीं बादल और धूल के कणों को हम नेबुला के नाम से जानते हैं। वही नेबुला जहां से स्टार की उत्पत्ति होती है, जहां से तारे का जन्म होता है। नेबुला को कहा जाता है नर्सरी ऑफ द स्टार, तारों की नर्सरी। तो नेबुला बेसिकली बहुत से डस्ट पार्टिकल और गैसेस का, बादल मतलब किसके बादल? गैसों के बादल गैसों के बादल। नेबुला बेसिकली गैसियस क्लाउड अर्थात गैसों के बादल और धूल के कणों का एक सम्मिलित रूप है, एक सम्मिलित रूप है जहां से
तारों का निर्माण शुरू होता है, जहां से स्टार का फॉर्मेशन शुरू होता है। और ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? गैलेक्सी का निर्माण करती हैं। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि सर गैलेक्सी में क्या क्या होता है, तो आप बताएंगे इसमें बहुत सारे तारे होते हैं, इसमें गैस के बादल होते हैं, गैसियस क्लाउड होते हैं, और इसमें धूल के कण होते हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक बातें गैलेक्सी से जुड़ी हुई समझते हैं। देखिए, जो गैलेक्सी है इसे हिंदी में हमने आकाश गंगा नाम दिया। गैलेक्सी को हिंदी में हमने आकाश गंगा कहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि प्राचीन भारत में जब पहली बार आसमान में गैलेक्सी को देखा गया तो ऐसा लगा कि जैसे यह प्रकाश की नदी है। कहां पर? आकाश में प्रकाश की नदी, स्काई में रिवर ऑफ द लाइट। तो इसे नाम क्या दिया? हमारे यहाँ पर सबसे पवित्र नदी कौन सी है? आप कहेंगे गंगा। तो इसको नाम दिया गया कि आकाश में बहने वाली गंगा, इसीलिए हमने हिंदी में इसे आकाश गंगा नाम दिया। पहले हमें आकाश गंगा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बहुत ही सूक्ष्म जानकारी थी, और हमें लगता था शुरुआत से कि पृथ्वी के अलावा और कुछ नहीं है, सूरज सबसे बड़ी चीज है, सूरज के अलावा कुछ नहीं है। तारे के बारे में हम यही सोचते थे कि यार ये तारे नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। और कैसे सूरज को कोई तारा बोल सकता है? तारा तो इतना सा दिखाई देता है, जबकि सूरज देखो कितना बड़ा दिखाई देता है। अल्टीमेटली हमारी सोच यही थी चीजों को लेकर के। लेकिन जैसे जैसे हम खोज करते गए तो हमें पता पड़ा कि दुनिया में एक आकाश गंगा नहीं है, दुनिया में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, दुनिया में बिलियंस ऑफ द गैलेक्सी हैं। फिर हमें पता पड़ा कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, और हमारी पृथ्वी का जो सूरज है, हमारी पृथ्वी का जो तारा है जिसे हम सूर्य कहते हैं, हमारी अर्थ का जो स्टार है जिसे हम सन कहते हैं, वो वास्तव में एक आकाश गंगा का हिस्सा है। और इस आकाश गंगा को नाम दिया दुग्ध मेखला। क्या नाम दिया दोस्तों इसे? दुग्ध मेखला। इंग्लिश में हमने इसे नाम दिया मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, ये नाम यहां से निकल करके आया है, यहां से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि जो शब्द है मिल्की वे गैलेक्सी, वो हमारी गैलेक्सी को दर्शाता है, ना कि दुनिया भर की सभी आकाश गंगाओं को। तो अब यहां से एक और प्रश्न निकल के आएगा, हमारी पृथ्वी किस आकाश गंगा का हिस्सा है? अवर अर्थ इज पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? तो जवाब दे रहे होंगे मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध मेखला आकाश गंगा। अब इस दुग्ध मेखला आकाश गंगा के बारे में आपको दो बातें बताता हूं अलग से, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, पहली बात सॉरी ये जो दुग्ध मेखला आकाश गंगा है, इसके बारे में पहली बात आपको याद रखना है दोस्तों कि यह एक सर्पिलाकार आकाश गंगा है, यह एक स्पाइरल गैलेक्सी है। अब जब आगे हम बढ़ेंगे अगली कक्षाओं में, तो वहां हम समझेंगे कि आकाश गंगा के कई प्रकार होते हैं। देखिए, कुछ आकाश गंगाएं आपको इस तरह से सर्पिलाकार, मतलब इस तरह से घूमती हुई दिखाई देंगी। कुछ आकाश गंगाएं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ऐसे घूम रही होंगी, ठीक है। कुछ आकाश गंगाओं का कोई भी शेप नहीं होगा, देयर इज नो डेफिनेट शेप ऑफ अ गैलेक्सी। तो आकाश गंगाओं के भी तीन प्रकार होते हैं। अधिकांश आकाश गंगाएं सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार होती हैं, और बहुत कम आकाश गंगाएं हैं जो अनियमित प्रवृत्ति की होती हैं। तो हमारी आकाश गंगा कैसी है? सर्पिलाकार आकाश गंगा है, स्पाइरल गैलेक्सी है। और मान लीजिए कि ये हमारी आकाश गंगा है, और इसका नाम क्या है दोस्तों? तो सर हमने इसका नाम रखा है मिल्की वे। क्या नाम रखा है हमने इसका? मिल्की वे। तो इसके पास में एक दूसरी आकाश गंगा है, और इस आकाश गंगा का नाम है देवयानी, जिसे इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहा जाता है। तो एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हमारी आकाश गंगा के नजदीक
सबसे नजदीक कौन सी आकाश गंगा है? विच इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आर गैलेक्सी? तो उसका जवाब क्या होगा? एंड्रोमेडा या देवयानी। तो आकाश गंगा के बारे में हमने क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से हम चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि आकाश गंगा तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ठीक है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। हमारी मिल्की वे स्पाइरल शेप की है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास कौन है? एंड्रोमेडा। अब एक फैक्ट जो हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जितनी भी आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर, अच्छा पहले ये देखिए सर्पिलाकार, ये आकाश गंगा है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे इमेजेस लाए जाएं, और जहां हमें वीडियो दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी वहां हम आपको वीडियो भी दिखाएं, ताकि आपके दिमाग में स्पष्टता बहुत अच्छे से आ सके। अगर कभी आपको समय मिले तो एक सीरीज आई थी द यूनिवर्स कॉस्मॉस करके, उसको देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सीरीज है द कॉस्मॉस। उसमें सब कुछ बताया गया है यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, तो ये आकाश गंगा इस तरह से कुछ होती है। और अच्छे से अगर आपको देखना है तो आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये बहुत सारे तारे, धूल के कण, ये सारी चीजें हैं, और ये आकाश गंगा का केंद्र होता है जिसे बल्ज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो अब तक हमने पढ़ी कि सर आपने अभी बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, और ये बात आपने बताई थी क्योंकि एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने हम सभी लोगों को ये बातें समझाई थी। बिल्कुल सही बात है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन सभी आकाश गंगाएं नहीं। हमेशा हर चीज में अपवाद होते हैं। कुछ आकाश गंगाएं ऐसी भी हैं जो एक दूसरे के पास आ रही हैं, दे आर कमिंग नियर। अब यहां से स्टेटमेंट क्या बनेगा? यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछेगा और पहला प्रश्न वो आपसे पहला स्टेटमेंट डालेगा कि सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। पहला स्टेटमेंट गलत, सभी नहीं। अगर ये पूछ डाले कि सामान्यतः आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अधिकांश आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूपीएससी में आप देखिएगा जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होते हैं वो अधिकांशतः गलत ही होते हैं। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट का मतलब होता है जिसमें ये लिखा रहता है कि केवल ऐसा ही होगा। यूपीएससी बिल्कुल नहीं चाहता कि आप घमंडी व्यक्ति बनो, या आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओ जो बहुत रिजिड हो अपनी चीजों को लेकर के। आप जानते ना कि बेहतर इंसान वही बनता है जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है आकाश गंगा के बारे में कि कुछ आकाश गंगाएं, बहुत थोड़ी सी आकाश गंगाएं ऐसी भी हैं जो एक दूसरे के पास आ रही हैं ठीक इस तरह, और एक समय पर वो टकरा जाएंगी। ठीक, एक बार इसको देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें स्पष्ट हो रही हैं आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है तारा, स्टार। स्टार इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आसमान में जब आप बाहर देखते हैं ना तो बड़ी बहुत सारी टिमटिमाती हुई चीजें दिखाई देती हैं। तो बचपन में मुझे पहली बार पता चला कि अच्छा इन सभी को तारा कहते हैं, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं कि टूटता हुआ तारा है जो हमें एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है, उसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। लेकिन बाद में जब भूगोल का विद्यार्थी बना तो ये भी स्पष्ट हुआ कि वो तारा नहीं है, वो अलग अलग उल्का कहलाती है जो लगातार पृथ्वी पर आती रहती है। लेकिन एक बात मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया बचपन में, जब मुझसे कहा गया कि जो सूर्य है वो भी एक तारा है। ये वही बात थी जिससे आपका दिमाग सा फट जाता है, क्योंकि मैं कभी इस बात को मान ही नहीं पाया। तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं, सूर्य इतना बड़ा है जिससे सब कुछ चल रहा है। हमारे सर ने तो ये बताया था कि जितना भी हमारा यूनिवर्स है उसका 99% भाग तो सूर्य में ही है, तो कैसे मैं इसे एक तारा मान लूं। फिर बाद में मुझे पता चला कि साहब ये सारी कहानी दूरी की है, ये सारी की सारी स्टोरी ही दूरी की है। सूर्य एक ऐसा तारा है जो हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक है, जो हमारी अर्थ के सबसे ज्यादा पास है। बाकी तारे
हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, तो बस हम उनकी एक लाइट देख पाते हैं, स्मॉल सी लाइट देख पाते हैं। तो ये एक छोटी सी बचपन की कहानी तारों से जुड़ी हुई। तो अब हमें ये समझना होगा कि तारे आखिरकार क्या होते हैं। सूर्य भी एक तारा है, हम समझ गए। तारों का निर्माण कैसे होता है, इन सभी बातों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझें व्हाट, आखिरकार तारा है क्या, तारे का अर्थ क्या है। तो सबसे पहली बात हमें पता है कि यह एक खगोलीय पिंड है, यह एक सेलेस्टियल बॉडी है। ऐसा खगोलीय पिंड है दोस्तों, तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो बहुत ज्यादा गर्म है और जिसका अपना खुद का स्वयं की ऊर्जा और स्वयं का प्रकाश है। बहुत ध्यान से समझेंगे। स्टार एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है विच इज ह्यूज, जो बहुत बड़ी है, विच इज हॉट, जो बहुत ज्यादा गर्म है, एंड विच हैज इट्स ओन एनर्जी एंड लाइट, विच हैज इट्स ओन एनर्जी एंड दी लाइट। अब सवाल यह पैदा होता है कि अपने प्रकाश होने का मतलब क्या है, अपनी खुद की लाइट होने का मतलब क्या है। उदाहरण के द्वारा समझिए इस बात को। हमारे सामने हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी। अब आप मुझे बताइए, क्या पृथ्वी खुद ऊर्जा बाहर निकालती है? क्या अर्थ का खुद का एक लाइट है? तो आप कह रहे हो सर ऐसी बात मत करो, क्योंकि अगर पृथ्वी ने खुद ऊर्जा निकालना शुरू कर दिया, खुद ही अपनी लाइट बनाने लगेगी, तो हम में से कोई भी यहां पर जिंदा नहीं रह पाए। तो पृथ्वी का अपना लाइट नहीं है, पृथ्वी की अपनी ऊर्जा नहीं है। जितनी भी एनर्जी पृथ्वी को मिलती है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है, सूर्य। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आप सूर्य घूमने गए तो क्या आप इसकी सतह पर खड़े हो पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तारा है, तारे की मतलब ये बहुत ज्यादा गर्म है और ये अपना खुद एनर्जी जनरेट कर रहा है, और उसी एनर्जी की वजह से बहुत सारी लाइट और बहुत सारी एनर्जी इमिट होती है, और इसी लाइट और एनर्जी की वजह से अर्थ और दूसरे जो प्लैनेट हैं जो हमारे सौरमंडल का हिस्सा है वो प्रकाशमान होते हैं या उनको ऊर्जा मिलती है। याद रखेंगे, हमारी पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? सन। आगे जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम डिस्कस करेंगे कि अगर सन नहीं होगा ना तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग विदाउट द सन। क्योंकि उसी की ऊर्जा की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है, उसी की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। मैक्सिमम फिनोमेना जो होते हैं, जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, तो अधिकांश जो फिनोमेना है वो सिर्फ सूरज की वजह से होते हैं। तो सर ये तो हमें समझ में आ गया कि तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो बहुत बड़े आकार का है, जो बहुत गर्म है और जो खुद अपनी ऊर्जा और प्रकाश को बनाता है। हमें यह भी समझ में आ गया कि सूर्य की ऊर्जा की वजह से या तारे की ऊर्जा की वजह से ही दूसरे ग्रह जो उसका हिस्सा है वो प्रकाशमान होते हैं या उनको एनर्जी मिलती है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सर आखिरकार सूर्य कैसे कर पाता है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है कि सूरज अपनी खुद की ऊर्जा बना पा रहा है। तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा जिसे हम न्यूक्लियर प्रोसेस, नाभिकीय प्रक्रियाएं कहते हैं। दोस्तों दो प्रकार की नाभिकीय प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय विखंडन जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और एक होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जिसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ओके, एक होता है विखंडन और एक होता है संलयन। अब देखिए विखंडन और संलयन ना, इसको हिंदी में समझना बहुत ज्यादा आसान है। विखंडन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज टूटती है। और संलयन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज जुड़ती है। और नाभिकीय प्रक्रियाओं का अर्थ क्या हुआ कि सर परमाणु में नाभिक की बात हो रही है, एटम का जो सेंटर होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियर की बात हो रही है। तो नाभिकीय विखंडन का अर्थ ये होता है कि जब एक कोई भी एटम
दो या उससे ज्यादा भागों में टूट जाता है तो इसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, इसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब दो या दो से अधिक हल्के परमाणु मिलकर के एक परमाणु का निर्माण करते हैं तो इसे हम संलयन कहते हैं। बहुत आसान है, एक बार मैं आपको इसे डायग्राम में दिखाता हूं। बहुत बेसिक प्रोसेस है जो अभी हमने आपको समझाई कि सर, जब दो या दो से ज्यादा ध्यान देंगे, जब एक एटम दो या दो से अधिक भागों में टूट गया तो इसे हमने क्या कहा? विखंडन। हिंदी में तो बड़ा स्पष्ट है, विखंडन का अर्थ ही है किसी चीज का टूटना। लेकिन जब दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलकर के एक एटम बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये शब्द आपको याद रखना है। अब दोस्तों, जो विखंडन की प्रक्रिया होती है, जब न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस होती है तो इसमें एनर्जी कम निकलती है और इसे ह्यूमन कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी परमाणु संयंत्र होते हैं, एटॉमिक रिएक्टर होते हैं, उन सभी में बिजली का उत्पादन, उन सभी में इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो हम नाभिकीय विखंडन के द्वारा करते हैं, वो हम न्यूक्लियर फिजन के द्वारा करते हैं। ध्यान दें, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा करते हैं। लेकिन सूर्य और जितने भी तारे हैं उनके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है और इसमें जो एनर्जी निकलती है वो इतनी होती है जो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमेजिन आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि ये प्रक्रिया इतनी भयंकर है कि इतनी एनर्जी सन में है कि उसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस होता है और जो एनर्जी सूर्य से निकल रही है वो प्लूटो और आगे तक जाकर के चीजों को प्रभावित करती है। यह है न्यूक्लियर फ्यूजन की ताकत, यह है नाभिकीय संलयन की ताकत। तो सर, तारों में क्या हो रहा है ये तो हमें समझ में आ गया। आपने बताया कि दो नाभिकीय प्रक्रियाएं हैं, एक विखंडन और एक संलयन। विखंडन वो है जो हम देख रहे हैं हमारी अर्थ पर जो भी हो रहा है, पर तारों में क्या हो रहा है? तो जो दोस्तों तारे होते हैं उसमें सामान्यतः ये होता है कि जनरली चार हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलते हैं। हल्के होता है हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर के एक हीलियम को बनाते हैं और इसी प्रक्रिया से बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी लाइट निकलती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि तारों में अपना प्रकाश और ऊष्मा क्यों होती है, स्टार में अपनी लाइट और एनर्जी क्यों होती है। इसका रीजन बड़ा स्पष्ट है कि जितने भी तारे हैं उनमें नाभिकीय संलयन हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, ठीक है, फ्यूजन हो रहा है, माफ कीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है जहां पर हाइड्रोजन के जितने भी एटम हैं वो हीलियम में बदलते जा रहे हैं और इसी प्रक्रिया से बहुत सारी लाइट और एनर्जी निकलती है और उसी लाइट और एनर्जी का प्रयोग ब्रह्मांड, हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रह और उपग्रह करते हैं प्रकाशित होने के लिए, इल्यूमिनस होने के लिए। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारी बातें स्पष्ट होंगी, कि तारे से जुड़ी हुई हर एक बात बड़ी क्लियर होगी। अब ये तो समझ में आ गया तारा क्या है, ये भी समझ में आ गया कि तारे के पास अपनी ऊर्जा कैसे है, क्योंकि अगर ये सूर्य है तो इसमें बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बन रहे हैं और यहां से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। अब तीसरा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए दूसरा सवाल कि सर तारा बनता कैसे है, आखिरकार इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अभी तो हमें यह टॉपिक नहीं बढ़ना है कि तारा कैसे बनता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे गैसियस क्लाउड हैं, बहुत सारे गैसों का बादल है और गैसियस क्लाउड के अलावा हमारी आकाश गंगा में धूल के कण हैं। तो ये गैसियस क्लाउड और धूल के कण आपस में जब मिलते हैं तो एक बहुत ही चमकदार सी चीज बनती है, बहुत ही चमकदार सी चीज बनती है और इसे कहा जाता है नेबुला। इसे क्या कहा जाता है? नेबुला कहा जाता है। इसी नेबुला के द्वारा
तारों का निर्माण होता है, स्टार का फॉर्मेशन होता है। इसी नेबुला को हम तारों की नर्सरी कहते हैं, नर्सरी ऑफ स्टार कहते हैं। नर्सरी का अर्थ आप जानते हैं, जहां पेड़ पौधों को नर्चर किया जाता है उसे हम नर्सरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नर्सरी कक्षा का मतलब यही होता है कि जब आप एक बालक को शेप दे रहे हैं, इसीलिए पहली कक्षा का नाम क्या रखा गया, नर्सरी नाम रखा गया। तो तारों की नर्सरी नेबुला को कहा जाता है। अगेन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि हर एक तारा नेबुला से नहीं बनता, कुछ तारों के बनने की प्रक्रियाएं अलग होती हैं। जब हम हायर स्टडीज करेंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे कि तारों के निर्माण में एक चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट का बहुत बड़ा योगदान होता है, विच इज 1.44 सोलर मास। पर अभी के लिए इतना जानना बहुत जरूरी है और आवश्यक है। तो तारों के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें थी। एक बार सारी बातें हम पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा कि तारे बड़े आकार के खगोलीय पिंड हैं जो गर्म होते हैं, ये गैसों के बने हुए होते हैं। नेबुला यह अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस और धूल के कणों से मिलकर बना है। इसे तारों की नर्सरी कहा जाता है। तारों के पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसका वे उत्सर्जन करते हैं। कारण भी हमने आपको बताया कि इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, अर्थात हाइड्रोजन से हीलियम बनने की एक प्रोसेस है। और दोस्तों इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे, हमने आपको दोनों प्रक्रियाएं भी बताई हैं। विखंडन का अर्थ भी बता दिया और संलयन का अर्थ भी बता दिया। विखंडन में हमेशा दोस्तों आप देखेंगे कि जो भारी जितने भी एटम हैं वो एक लाइटर एटम में कन्वर्ट होते हैं, और संलयन में जो लाइटर एटम है जनरली वो एक हैवियर एटम में कन्वर्ट होते हैं। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, बाकी जब आप साइंस पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी में तो इसे बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे इस प्रक्रिया को, क्योंकि ये साइंस का हिस्सा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट होंगी। ऐसा दिखाई देता है एक तारा, ये हमारा सूर्य है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और ये जो एनर्जी आप देख पा रहे हैं इसका कारण अब आपको पता है कि सर यहाँ पर लगातार 4 हाइड्रोजन एक हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ये नेबुला है दोस्तों, तारों की नर्सरी। इतनी चमकदार नेबुला दिखाई देती है। ठीक है, यहीं से तारों का जन्म होता है। यहाँ पर बहुत सारे गैस के बादल होते हैं, धूल के कण होते हैं, इनमें आपस में गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पास में आते हैं और तारों जैसी एक संरचना का निर्माण शुरू होता है। ठीक, अब तारों से जुड़ी हुई एक और बात हमें करनी है, और ये बात है तारा मंडल, ये बात है कॉन्स्टलेशन के बारे में। आइए एक बार समझते हैं कि कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए तारे हैं, ये बस यहां पर बनाते हैं इस वाले में। देखो, ये बहुत सारे मैंने स्टार बना दिए, यहां कुछ है इसमें, आप कहोगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मानो बहुत सारे स्टार हैं और एक स्टार आपको मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा आपने दूर से देखा, जोड़ करके इस तरीके से आपने देखा, आपने देखा सर ये तो एक आकृति बन रही है। फिर आपने देखा यार 3 तारे कुछ ऐसे हैं, सर यहां तो ट्रायंगल बन रहा है। आपने देखा सर ये तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, जो भी आप कहना चाहें, बन रहा है। क्लियर। तो तारामंडल का अर्थ बड़ा सामान्य है। जब तारे एक विशेष आकृति का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं, याद रखिए शब्द दिखाई देते हैं, जब हमें स्टार एक स्पेसिफिक शेप बनाते हुए दिखाई देते हैं तो हमने उसे नाम दिया है तारामंडल, हमने उसे नाम दिया है कॉन्स्टलेशन। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये तारे सच में ऐसी आकृति बना रहे हैं, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। हम अर्थ से देख रहे हैं तो हमें वो एक आकृति बनाए हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे तारों का समूह जो एक विशेष आकृति का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म स्पेसिफिक शेप इज नॉन एज द कॉन्स्टलेशन। सबसे फेमस जो तारामंडल है उसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, तारों के समूह के द्वारा बनाई गई आकृतियों को तारामंडल या नक्षत्र मंडल
कहा जाता है। वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन। उदाहरण, सप्तऋषि जिसे अर्सा मेजर कहा जाता है, लघु सप्तऋषि जिसे अर्सा माइनर कहा जाता है, एक है ओरियन जो शीत ऋतु में दिखाई देता है। तो जो सप्तऋषि है वो बेसिकली अर्सा मेजर का हिस्सा है। कहाँ है सप्तऋषि, आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं ना, ये इस तरीके से एक सिस्टम बनता है। ये है सप्तऋषि, पहला तारा, दूसरा तारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। इसी को द बिग डीपर या अर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे ये नाम। इसी को द बिग डीपर या अर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। इस तरह आपको ये आकृति कुछ दिखाई देगी। यहीं पर देखिए आपको एक और आकृति दिखाई देगी, इसे अर्सा माइनर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहीं पर है दोस्तों एक नदर्न स्टार जिसे हम ध्रुव तारे के नाम से या पोलरिस के नाम से जानते हैं। और ध्रुव तारे का महत्व क्या है? ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो कहा जाता है कि यह अपनी स्थिति को स्थिर बनाए रखता है, ये अपनी पोजीशन को स्थिर बनाए रखता है। और ध्रुव तारे अर्थात पोलरिस का जो इस्तेमाल है वो हमेशा से पूरी दुनिया में दिशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि पोलरिस मतलब एक ऐसा तारा जो उत्तरी ध्रुव पर, हमें उत्तरी ध्रुव की ओर दिखाई देता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव की ओर, और ये सामान्यतः एक जैसा रहता है। तो इसी से हमें उत्तर दिशा की जानकारी मिलती है। इसे ध्रुव तारा या पोलरिस के नाम से जाना जाता है। तो ये है दोस्तों कॉन्स्टलेशन के बारे में सारी बातें। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमारे इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने ब्रह्मांड को समझा, हमने गैलेक्सी को समझा, हमने तारा को समझा और हमने तारामंडल को समझा। कल जब हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना, तब हमने जैसा आपसे कहा था कि आपको नोट्स कैसे बनाना है ये हम आपको बताएंगे। तो कल की क्लास के बाद आई विल टेल यू कि हाउ टू मेक नोट्स, और मैं एक सिनॉप्सिस खुद बना करके लाऊंगा ताकि आपको आइडिया मिल सके कि ठीक है सर, अगर आपने इतनी सारी बातें पढ़ाई हैं तो कैसे हम एक पेज में लिखेंगे, ये सबसे ज़रूरी है। अब आप देखेंगे कि जैसे हमारा पहला चैप्टर हुआ कंप्लीट, तो उसमें भी लगभग 10-12 स्लाइड हो गई थी। इसमें भी आप देखोगे तो लगभग 20-25 के आसपास स्लाइड हो जाएंगी। तो क्या इतना कंटेंट आपको लिखना है? जवाब है नहीं। इस कंटेंट को हमें एक A4 साइज के पेज पर लेकर के आना है ताकि हम क्विकली इसे रिकॉल कर सकें, जल्दी से हम इसका रिवीजन कर सकें। तो आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।